हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सबको तहे दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल RS Academy 24 पर। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं जिसमें अध्याय हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, नहीं अभ्यास प्रश्न में भी कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लिया है। नहीं अब हम लोग को विद्यार्थियों कुछ प्रश्न जो बचे थे वो सभी प्रश्न को आज हम लोग फोड़ेंगे, समझ गए? नहीं यस सर। आइए मज़े से विद्यार्थियों, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं सभी। नहीं और आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 9 है। नहीं कल हम लोग लेक्चर 8 पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न कुछ प्रश्नों को देखा था, कुछ प्रश्न बच गए थे। तो आज जितने भी प्रश्न बचे हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं ये चीज़। चलिए तो विद्यार्थियों, हम लोग बिना देर के हुए नहीं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नहीं अब यहाँ पर जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पिछले लेक्चर में 7 नंबर तक कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। नहीं आज हम लोग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 8 नंबर क्वेश्चन। नहीं 8 नंबर से जितने भी आपका अभ्यास प्रश्न होंगे NCERT का, वो सभी प्रश्नों को 8वां नंबर से लास्ट तक आज हम लोग इस वीडियो में समाप्त करेंगे, समझ गए? नहीं तो बने रहिए विद्यार्थियों। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं पहला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का क्या बताना है, प्रकार बताना है। हम लोग से 7 क्वेश्चन नंबर में भी यही पूछा था। ये सब समीकरण दिया हुआ था, वहाँ पर बोला कि इसको रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिख के उसको संतुलित करके छोड़ देना है। वहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार नहीं बतानी थी। नहीं पर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में बनाना भी है, समीकरण के रूप में लिखना भी है, संतुलित भी करना है और इसको हम लोग को अभिक्रिया का प्रकार बताना है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। नहीं हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया के प्रकार, उसमें से कौन से अभिक्रिया है। नहीं आपको याद होगा विद्यार्थियों, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के प्रकार देखे थे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। नहीं और हम लोग का संयोजन, वियोजन, विस्थापन, नहीं द्विविस्थापन, हम लोग पढ़े थे उपचयन, अपचयन, अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सब अभिक्रिया हम लोग अध्ययन किए थे विद्यार्थियों। नहीं तो आइए इसमें देखते हैं किस प्रकार का अभिक्रिया। पहले समीकरण लिख करके हम लोग A नंबर का लिखेंगे। पहले कह रहा पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड। और आपको पिछले वीडियो में भी हम लोग पिछला क्वेश्चन करे तो उसमें बताया था कि कोई भी अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने के लिए पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले और उनसे जो बनने वाला उत्पाद है उनका संकेत और सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसका फार्मूला होता है क्या, KBr होता है। कौन सी फॉर्म में है बच्चे? विलयन ग्रुप में एक्वस फॉर्म। इसके बाद है बेरियम आयोडाइड, क्या है विद्यार्थियों? बेरियम आयोडाइड प्लस BaI2, ये भी एक्वस फॉर्म में है। नहीं अब ये दोनों जब आपस में क्रिया करेगा तो बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड, यानी Ki बन रहा है विद्यार्थियों। नहीं और क्या बन रहा है? बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। नहीं यानी BaBr2 बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, सॉलिड रूप में, नहीं अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? समीकरण लिख दिए सर। अब इसको संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1, इधर ब्रोमीन जो आपका 1 है, इधर क्या है 2, तो हम लोग को यहाँ पर 2 चाहिए ना, ये बराबर करेंगे हम लोग। बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 बराबर है, आयोडीन 2 इधर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आयोडीन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब आयोडीन भी 2, K भी 2 हो गया। नहीं अब यहाँ पर हम लोग इधर भी K यानी पोटेशियम 1 को उधर 2, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। नहीं अब ये आपका Br हो गया 2, इधर भी Br कितने हैं? 2, यानी समीकरण आपका क्या हो गया? संतुलित। अब बताइए प्यारे विद्यार्थियों,
विद्यार्थियों किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपको बताया था हमने कि यहाँ पर जो पोटेशियम ब्रोमाइड है ये आयन बना रहा है। क्या बना रहा है? आयन, धन आयन ऋण आयन। यहाँ पर भी यानी यहाँ बन रहे हैं विद्यार्थियों क्या? पोटेशियम धन आयन, यहाँ बन रहे ब्रोमीन ऋण आयन, यहाँ बन रहा है बेरियम धन आयन, नहीं बेरियम धन आयन, आयोडीन क्या बन रहा है? ऋण आयन। तो अब यहाँ पर आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान, यानी प्लस वाला जाएगा माइनस से और माइनस वाला जाएगा प्लस के साथ, यानी कि यहाँ आयन का क्या हो रहा है? आदान प्रदान, अदला बदली हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है विद्यार्थियों? ये आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया मेरे प्यारे लाडलो? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का प्रकार हम लोग लिखेंगे कौन सा? ये जो अभिक्रिया होगा विद्यार्थियों, ये अभिक्रिया आपका कौन सा होगा? तो अभिक्रिया होगा सर, ये आपका अभिक्रिया होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? द्विविस्थापन। कौन होगा बच्चे? द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका हो जाएगा। नहीं, ये चीज याद रखें। तो अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नहीं, अभिक्रिया का प्रकार तो याद रखिएगा आप लोग। नहीं, ये चीज। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं, नीचे क्या कर रहा है? नीचे कर रहा है जिंक कार्बोनेट टूट रहा है और क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इसका हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जिंक कार्बोनेट का होता है ZnCO3 होता है प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, अब इसे जब गर्म किया जाएगा तो किस में टूट गया? जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। नहीं, अब इसको संतुलित कीजिए पहले विद्यार्थियों। ऑक्सीजन 3, इधर भी 3, कार्बन एक, कार्बन है, जिंक एक, ये ऑलरेडी संतुलित है। नहीं, अब संतुलित है, इसका अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा प्यारे विद्यार्थियों? तो अभिक्रिया होगा सर, यहाँ पर एक पदार्थ टूट रहा है और क्या गो बन रहा है? 2। इसका मतलब ये वियोजित हो रहा है, अपघटित हो रहा है। नहीं, यानी ये वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है विद्यार्थियों? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। नहीं, तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। समझ गए ना विद्यार्थियों? ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? यस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे फिर आपका हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब इसका भी हम लोग फटाफट सोल्व करते हैं। सब हम आपको एक्सप्लेन कर बता दिए वहाँ पर हम लोगों ने, पिछले अध्याय जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 गैस अवस्था में, प्लस क्लोरीन का Cl2। नहीं, अब मिल के बनाएगा क्या विद्यार्थियों? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं, गैसीय अवस्था में। अब हाइड्रोजन भी 2, इधर भी क्लोरीन 2, लेकिन इधर एक एक है ना, ये तो और आसान है सर। यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, संतुलित हो गया। अब यहाँ अभिक्रिया के प्रकार बताइए प्यारे लाडलो। नहीं, बताइए अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा? यहाँ पर टूट रहा है कि जुट रहा है? यहाँ पर 2 पदार्थ यानी 2 तत्व संयोग कर रहे हैं और एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। कि संयोजन अभिक्रिया में पढ़े थे हम लोग कि 2 पदार्थ या 2 तत्व आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ या एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया। तो सेम वही है यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे जो अभिक्रिया होगा किस प्रकार का होगा विद्यार्थियों? ये आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। नहीं, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद अब आगे आते हैं हम लोग। नहीं, आगे अब यहाँ पर डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है विद्यार्थियों आपका मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg सॉलिड स्टेट में है विद्यार्थियों। नहीं, अब प्लस क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl नहीं के साथ क्रिया कर रहा है, बना नहीं रहा, अभी क्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया कर रहा है और क्या बन रहा है विद्यार्थियों? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस फॉर्म में, प्लस क्या बन रहा है विद्यार्थियों?
हाइड्रोजन गैस। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो अब इस अभिक्रिया का प्रकार आपको खुद बताना, हम नहीं बताएंगे, नहीं आपको बता। अब एक आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको संतुलित करना है और इसको आपको बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया। कमेंट में जरूर बताएंगे, नहीं जो विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इस डी के जो हम लोग अभिक्रिया का समीकरण लिख दिए, अब इसे संतुलित करके बताना है आपको और इसके अभिक्रिया के प्रकार बताना है ना, कि कौन किस प्रकार का। हमने 3 अभिक्रिया का प्रकार बता दिया। अब आपको एक देते हैं ये होमवर्क में, इसको देते हैं किसमें? होमवर्क में देते हैं। और होमवर्क में आपको क्या करना है विद्यार्थियों? इसका प्रकार बताना है और संतुलित करना है। हो जाएगा ना? एकदम हो जाएगा सर, कोशिश करना है। अगर नहीं भी होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब दे देंगे। समझ गए विद्यार्थियों? चलिए इसके बाद आगे चलते हम लोग। अब देखिए कितना कितना अच्छा टॉपिक हम लोग के बीच आ गया। करा ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, उसका क्या अर्थ होता है, ऊष्मा शोषी का क्या अर्थ होता है, नहीं। और ये वे दोनों के अर्थ बताने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना, उदाहरण भी देना है, नहीं। ताकि हम लोग फटाफट आंसर लिखते हैं ऊष्मा क्षेपी का, नहीं डिफिनेशन लिखे, इसके बाद हम लोग उदाहरण दे देंगे। तो पहले लिखेंगे विद्यार्थियों ऊष्मा क्षेपी। कौन लिखेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसे इसका डिफिनेशन हमने लिखवा दिया है जब हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे उसमें, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। चलिए तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या? क्षेपी और शोषी से आपको डिफिनेशन याद हो जाएगा। क्षेपी का मतलब होता है उत्पन्न करना, निकालना, और शोषी का मतलब होता है शोषण करना, अशोषण करना, नहीं। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या हो? ऊष्मा उत्सर्जित हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों हम लोग? नहीं ऐसे अभिक्रिया नहीं, या वैसे अभिक्रिया, ऐसे या वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं। आइए तो हम लोग लिखते हैं वैसे अभिक्रिया, नहीं वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न हो? ऊष्मा। क्या उत्पन्न हो विद्यार्थियों? ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? होती है, उसे बोलते हैं विद्यार्थियों, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब आइए विद्यार्थियों इसका एक उदाहरण भी देना है। तो इसका हम लोग उदाहरण क्या देंगे सर? उदाहरण हम लोग देंगे यहाँ पर बहुत प्यारा सा उदाहरण, नहीं जो पीछे भी हमने आपको बताया है। जैसे ले लेते हैं कार्बन यानी C सॉलिड, और इसको जलाते हैं ऑक्सीजन में। अब ये क्या बनाएगा? इसे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या उत्पन्न होगा प्यारे विद्यार्थियों? ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे अब डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग, नहीं अब डिफिनेशन लिखते हैं किसका? ऊष्मा शोषी का। हम लिखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, नहीं क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नहीं अभिक्रिया। अब इसका डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा यहीं से। वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या किया जाता है? बाहर से दी जाती है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उसी को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, नहीं। तो लिखेंगे विद्यार्थी हम लोग क्या? वैसे अभिक्रिया, नहीं वैसे अभिक्रिया। पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
वैसे अभिक्रिया जिसमें वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान नहीं, जिसमें अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया के दौरान क्या हो, ऊष्मा अवशोषित होती है। नहीं, दौरान ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं या ऊष्मा अवशोषित होते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित नहीं, अवशोषित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थी हम लोग, उसे बोलते हैं सर, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, नहीं अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए सर। नहीं, ऊष्मा का जब सिंपल, बस इतना दो चीज आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा का क्या होगा अवशोषण तो ऊष्माशोषी, और ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगा तो आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। नहीं, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, तो इसमें ऊष्मा अवशोषित होगा। जैसे ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लेते हैं विद्यार्थियों, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। क्या दिया जाता है विद्यार्थियों, उसको ऊष्मा दिया जाता है, यानी गर्म किया जाता है। तब इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है विद्यार्थियों, और बस यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा नहीं बनेगा, ऊर्जा तो मिलता है इसको नहीं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है विद्यार्थियों। समझ गया नहीं ये चीज़, तो ये हम लोग का उदाहरण हो गया। नहीं, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये समझ गए, इसका उदाहरण भी दे दिया हम लोग। डिफिनेशन अब आराम से आप अपने नोट कॉपी में डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं विद्यार्थियों। चलिए आगे हम लोग का बात है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, जो हम लोग बच्चे श्वसन करते हैं वो श्वसन को ऊष्माक्षेपी कहते, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा होगा ना, यही ना होगा, हाँ यही होगा। तो क्यों श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं हम लोग तो श्वसन के दौरान नहीं ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और कोशिका तक पहुंच जाता है। कोशिका फिर जाने के बाद जो हमारे कोशिका में ग्लूकोज है, वहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूट के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका बनाएगा जल, और आपका क्या बनाएगा, एटीपी के रूप में ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों ये चीज। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नहीं यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं विद्यार्थियों, आइए। नहीं, बहुत अच्छा सा डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए तो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि श्वसन के दौरान नहीं कोशिका या कोशिकाओं में उपस्थित कौन विद्यार्थियों, ग्लूकोज, उपस्थित ग्लूकोज नहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, टूटता है, टूट कर क्या बनाता है,
टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल, और क्या बनाएगा, एवं ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करता है, नहीं करता है। इसीलिए कि ऊष्मा बन रहा है ना विद्यार्थियों, इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना, यस सर। चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ये डिफिनेशन हो गया। नहीं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका में क्या उपस्थित होता है, ग्लूकोज, जो भोजन से प्राप्त होता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, टूट के बनाता है ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों। अगर इसका रिएक्शन भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या बनाता है विद्यार्थियों, ऊष्मीय ऊर्जा। किसका निर्माण करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करता है ना, एटीपी के रूप में। समझ गए। तो ये आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, समझ गए ना, यहाँ पर ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर इसको संतुलित करना हो तो आप संतुलित भी कर सकते हैं। समझ गए ना ये चीज़। चलिए, तो अब आगे हम लोग आगे क्या देखेंगे हम लोग, या फिर यहाँ पर इसको संतुलित कर दीजिए आप, इसको 6 से, क्योंकि कार्बन 6 तो इधर भी 6, हाइड्रोजन 12 इधर 2 है, तो यहाँ पर 6 से 6 दूनी 12, ऑक्सीजन भी 6 और 6 दूना के 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O यानी कि जल। अब इसको संतुलित कर दीजिए। संतुलित करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पर समीकरण को ठीक अच्छी ढंग से लिखना होगा। नहीं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को ऐड कर देना होगा, प्लस O2, नहीं, अब इसको संतुलित कर देते। यहाँ पर 6 से 6 दूना के 12 और यहाँ पर भी 6, 12 और 6 कितने हो गए, ऑक्सीजन 18, यहाँ पर कितने भी 6, और इधर हम लोग 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, A प्लस O2, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, 6 18, 6 दूना 12 और 6 18, हाइड्रोजन 6 दूना 12, इधर भी कितने हैं 12, कार्बन 6, कार्बन 6, संतुलित हो गया। तो यही आपका समीकरण होता है श्वसन का। समझ गया ना, यस। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्योंकि आपको हमने बता दिया है पिछले लेक्चर में विद्यार्थियों, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को। अब आइए हम लोग यहाँ पर भी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। नहीं, ये चीज। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आंसर, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है। नहीं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के क्या समझा जाता है, विपरीत कहा जाता है विद्यार्थी। समझ गए नहीं। तो आइए हम लोग लिखते हैं आंसर। तो यहाँ लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में, नहीं, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है विद्यार्थियों, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ या एक यौगिक, नहीं, एक यौगिक या एक पदार्थ लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये चीज। तो एक पदार्थ टूटकर
दो नए नहीं दो नए, यहाँ पर आप पदार्थ अगर नहीं सही लग रहा है तो आप यौगिक भी लिख दीजिए या तत्व भी लिख दीजिए। नहीं, एक यौगिक, एक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एक यौगिक टूटकर, क्या विद्यार्थियों, टूटकर दो नए नहीं नए यौगिक, नए तत्व या यौगिक, नए तत्व नहीं नए तत्व या यौगिक, या क्या बचे, नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, का निर्माण करता है या निर्माण होता है, नहीं का निर्माण होता है। नहीं, वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, नहीं करता या होता है, करता है, दो नहीं ये चीज। तो अब जबकि किसमें विद्यार्थियों, जबकि संयोजन अभिक्रिया, नहीं संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व या यौगिक, दो तत्व या यौगिक, नहीं दो तत्व या यौगिक, दो तत्व या यौगिक नहीं आपस में संयोग कर, आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करता है, नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझ गए नहीं, ये चीज तो सिंपल है विद्यार्थियों कि वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो नए नहीं तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया जस्ट इसका विपरीत हो रहा है, उसमें टूट रहा था यहाँ पर जुट रहा है, नहीं कि दो तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर, संयोग का मतलब जुड़ना, नहीं एक नए यौगिक का निर्माण करता है। समझ गए विद्यार्थियों, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चे, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, नहीं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत नहीं विपरीत कहा जाता है। समझ में आ गया विद्यार्थियों, एकदम सर, नहीं जस्ट एकदम उल्टा होता है दोनों में, नहीं एक में जुड़ता है तो एक में क्या होता है, टूटता है विद्यार्थियों। समझ गए, यस सर। चलिए अब ये दोनों का उदाहरण देना हम लोग को, नहीं अभिक्रियाओं के लिए क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं किसके लिए, वियोजन अभिक्रिया के लिए, नहीं वियोजन अभिक्रिया के समीकरण, वियोजन अभिक्रिया के क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, समीकरण लिखेंगे हम लोग, नहीं जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं अच्छा से लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, पेन चेंज करके लिखते हैं विद्यार्थियों, नहीं क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं अब इसको जब क्या मिलेगा, ऊष्मा यानी गर्म किया जाएगा तब ये टूट जाएगा, किस में, कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में टूटेगा प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड में, नहीं तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। इसके बाद अब संयोजन अभिक्रिया का हम लोग समीकरण लिखे, संयोजन अभिक्रिया कौन से विद्यार्थियों, संयोजन, तो संयोजन अभिक्रिया के लिए समीकरण, अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखेंगे, नहीं तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, तो क्या हो जाएगा संयोजन में, जैसे H2 नहीं गैस
संयोग करेगा किससे, O2 से, तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, यहाँ बनेगा सर जल यानी H2O लिक्विड। तो ये आपका दोनों का हम लोग समीकरण लिख दिए, समझ गए विद्यार्थियों, यस सर, नहीं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ गए विद्यार्थियों ये चीज़। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देख लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, नहीं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा तेज भाग रहे थे कि क्वेश्चन ज़्यादा समय ज़्यादा लग जाएगा ना, वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये सबका एक्सप्लेन लेक्चर में किया गया है नहीं, जब अध्याय पढ़े थे हम लोग, तो समझ गए विद्यार्थियों ये चीज़। तो आप शुरू से लेक्चर देखिए और इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को बनाइए, आपको देखिएगा ऑटोमेटिक आप अपना ही से बनाने लगिएगा, समझ गए विद्यार्थियों। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, नहीं 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में क्या हो, ऊर्जा प्रदान हो। तो आप याद आ रहा होगा विद्यार्थियों, आपको बताया था हमने कि वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 3, एक होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक होता है प्रकाशीय और एक होता है विद्युतीय। अरे तीनों का उदाहरण भी दिया था नहीं, तो आप भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं किसके, कौन सा, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा मिलता है, नहीं उसका पहले एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, नहीं एक एक समीकरण लिखते हैं बच्चे, नहीं वियोजन अभिक्रिया के समीकरण, कौन सा वियोजन अभिक्रिया के लिखेंगे, पहले ऊष्मा के रूप में ना जो ऊर्जा मिलता है आपका, तो पहला लिखेंगे हम लोग कौन सा विद्यार्थियों, ऊष्मीय वियोजन का आपका, ऊष्मा के रूप में क्या लेंगे हम लोग, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा, नहीं या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, नहीं अभिक्रिया के हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण। अब इसमें क्या होगा, ऊष्मा के रूप में आपका मिलेगा कौन सी, ऊर्जा, तो इसका हम लोग उदाहरण लिखेंगे विद्यार्थियों, समीकरण, क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, अभी जस्ट लिखे हम लोग, नहीं वो भी लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बोले ना आपको, वो लिख सकते हैं विद्यार्थियों, समझ गए ना ये चीज़, वो भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं तो अब हम लोग लिखें फिर से, यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बोनेट को लिख दीजिए, नहीं अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या मिलेगा विद्यार्थियों, ऊष्मा मिलेगा। अब ऊष्मा मिलने के बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अरे सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, क्या विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहिएगा कि सर आप सब जगह पर एक ही समीकरण लिख रहे हैं, नहीं आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। आइए एक और लिख देते हैं आपको ना, चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा का लिख देते हैं बच्चे, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो चलिए तो लिख देते हैं जिंक कार्बोनेट सर, ZnCO3, इसको भी हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों, ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिल रहा है। अब दूसरा हम लोग का क्या होगा, प्रकाश के रूप में मिलेगा, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगा विद्यार्थियों, नहीं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे मेरे प्यारे लाडलो, नहीं आइए तो अब यहाँ पर प्रकाश के रूप में तो आपको बताया, तो वहाँ पर हमने सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश के सामने रख देंगे, धूप में रख देंगे, तो वहाँ से वह क्या हो जाता है, टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दीजिए विद्यार्थियों, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, अब इसको क्या करेंगे, प्रकाश यहाँ से, सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो अलग अलग हो जाएंगे, सिल्वर हो जाएगा अलग, नहीं सॉलिड के रूप में, और आपका ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों,
अलग हो जाएगा। नहीं, किसके रूप में? गैस के रूप में आपका, समझ गए। और ये आपका किसके रूप में रहेगा? सॉलिड के रूप में। तो ये आपका हो गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जो प्रकाश के रूप में आपका ऊष्मा मिल रहा है। समझ गए नहीं? यस सर। चलिए इसके बाद हम लोग बिना देर किए हुए थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तीसरा कह रहा है विद्युत के रूप में, इसका मतलब विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होगा। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। नहीं, अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? समीकरण। शॉर्ट में लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा आप। समझ गए नहीं? यस सर। चलिए तो हम लोग इसका उदाहरण लिख देते हैं हम लोग। विद्युतीय, जैसे आपको हमने बताया था विद्यार्थियों, आपको पिछले लेक्चर जब हम लोग अध्याय पढ़ रहे तो वहाँ पर जैसे H2O यानी जल, लिक्विड को जब विद्युत दिया जाता है, विद्युत के रूप में आपका क्या दिया जाता है विद्यार्थियों? ऊर्जा। तो ये टूट जाता है कौची में? OH2। और किस में टूट जाता है विद्यार्थियों? O2 के रूप में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। समझ गए नहीं? जिसमें हाइड्रोजन आपका कैथोड पर जा करके एकत्रित हो जाता है। किस पर विद्यार्थियों? कैथोड पर। और ऑक्सीजन किस पर? एनोड पर एकत्रित होता है। एनोड पर विद्यार्थियों। नहीं, ये चीज इसका पूरा अच्छा से एक्सप्लेन हमने आपका अभ्यास वाले लेक्चर में कर दिया है, नहीं, जब हम लोग अभ्यास पढ़ रहे थे। चलिए तो यह इस तरह से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब समझ में आ गया? यस सर। नहीं, चलिए समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? आप बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। समझ गए नहीं? चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हम लोग के विद्यार्थी, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। कितना आसान है, डिफिनेशन हमने लिखवाया हुआ है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका अभिक्रिया का समीकरण भी लिखा हुआ है। द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया। तो ये दोनों में क्या अंतर है, हम लोग पहले अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं विद्यार्थियों? अंतर। तो एक तरफ लिख दीजिए आप क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिख दीजिए विद्यार्थियों? विस्थापन, नहीं अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। एक तरफ विस्थापन अभिक्रिया और एक तरफ लिख देंगे हम लोग क्या? एक तरफ आपका विस्थापन और एक तरफ क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन हो जाएगा विद्यार्थियों। नहीं, ये इतना लंबा बनाने की जरूरी नहीं है। चलिए तो एक तरफ लिख देते हम लोग विस्थापन, एक तरफ द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा विद्यार्थियों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों में हम लोग अंतर लिख देंगे। नहीं, चलिए तो अब बताइए विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर क्या करना है? दोनों में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। नहीं तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़े थे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते? भगा दे, बोलते भागो, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। नहीं, यानी उसको कमजोर समझ के वहाँ से क्या कर देता है? भगा देता है। समझ गए ना ये चीज़? तो यहाँ पर हम लोग आइए लिखते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। नहीं, पहला पॉइंट कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, नहीं अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले। कौन विद्यार्थियों? अधिक अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील, नहीं, इसके बारे में हमने बताया है आपको, और तत्व का सक्रियता सारणी भी लिखवा दिया था। अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील। क्या विद्यार्थियों? कम, नहीं कम अभिक्रियाशील। कम अभिक्रियाशील, नहीं कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर
कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलते हैं विद्यार्थियों विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापित कर रहा है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए नहीं? यस सर, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं सर। इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए हैं ना। हे आइए अब इसका उदाहरण भी देना हम लोग को। तो उदाहरण क्या देना है सर? उदाहरण इसका विस्थापन। अब जैसे हम लोग ले लेते हैं जिंक और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया कराएंगे। अब एक कॉपर को क्या करेगा विद्यार्थियों? विस्थापित कर देगा, नहीं? और थोड़ा सा छोटा लिखते हैं इसको, नहीं एच ZN सॉलिड रहेगा प्लस कॉपर सल्फेट लिक्विड के रूप में, और इसमें डालिएगा तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए जिंक यहाँ से कॉपर को क्या कर देता है? हटा देता है। यानी ZnSO4 प्लस क्या बाहर आ जाएगा बच्चे? आपका बाहर आ जाएगा कॉपर, नहीं ये रहेगा एक्वस फॉर्म में, और आपका बाहर आ जाएगा कौन? कॉपर आपका धातु के रूप में। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जिंक कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है उसके यौगिक से। समझ गए नहीं? ये चीज़ ये था हम लोग का। चलिए इसके बाद आगे चलते हम लोग विद्यार्थियों। आगे आपको हम लोग आगे अब विस्थापन अभिक्रिया लिख लिए, द्विविस्थापन लिखेंगे, नहीं द्विविस्थापन में क्या लिखेंगे सर हम लोग? चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में, नहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका डिफिनेशन भी लिख लेते हैं हम लोग, नहीं तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभी क्या लिखेंगे? वैसे अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो विद्यार्थियों? आयनों का आदान प्रदान, आयनों का क्या हो? आदान प्रदान हो, आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों? यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं, उदाहरण देना है हम लोग को। तो उदाहरण इसके लिए क्या देते हैं विद्यार्थियों? आइए, नहीं इसके लिए उदाहरण हम लोग दे देते हैं यहाँ पर कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों का आदान प्रदान हो। जैसे हम लोग जैसे में लिखते हैं आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन, नहीं को किस में? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिलाने पर क्या बनाएगा विद्यार्थियों? यहाँ से आयन अलग अलग होंगे और ये बनेगा आपका क्या? सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट प्लस बनेगा आपका Ag, ये आपका सब विलयन के रूप में रहेगा, नहीं तो यहाँ पर एक्वस कर दीजिए, एक्वस फॉर्म में, प्लस आपका AgCl। क्या बनेगा विद्यार्थियों? AgCl हो जाएगा, नहीं AgCl, Ag अच्छा से लिखा नहीं रहा है, चलिए AgCl, ये भी किसके रूप में रहेगा? आपका एक्वस फॉर्म के रूप में, नहीं विलयन के रूप में आपका है। चलिए इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ये चीज़ आपका नहीं, और ए आपका किसके रूप में रहेगा? ए भी एक्वस फॉर्म के रूप में, और ये नीचे किसके रूप में मिल जाता है हम लोग को? अवक्षेप के रूप में। ए विलयन से पृथक हो जाता है, ए विलयन में घुलता नहीं है। समझ गए नहीं?
ये उदाहरण हो गया विद्यार्थियों। तो ये दोनों का आंसर विस्थापन और द्विविस्थापन में हम लोग अंतर देखें। समझ में आ गया आप लोग को? एकदम बस सिंपल याद रखना है, जहाँ पर तत्व विस्थापित होंगे विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ आयनों का आदान प्रदान हो, जहाँ आयनिक यौगिक होंगे समझिएगा आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने का और एक और तरीका है कि जहाँ पर दो आयनिक यौगिक भाग लिए हैं वो आँख मूंद के बोल दीजिएगा वो कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ गए विद्यार्थियों? जहाँ पर भी दो आयनिक यौगिक मिल जाएंगे नहीं और दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उसको बोल दीजिए कि कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए अब आगे हम लोग का प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर यानी चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्या किया जाता है, सिल्वर प्राप्त करने के लिए यानी चांदी प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अब कहिएगा कि सर कॉपर से ही सिल्वर को क्यों विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किससे? सिल्वर से। नहीं ये चीज तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा और सिल्वर धातु के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। नहीं ये चीज तो आइए इसका हम लोग को केवल अभिक्रिया लिखना है। नहीं क्या लिखना है विद्यार्थियों, अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया लिखेंगे। इसके लिए आपका अभिक्रिया क्या हो जाएगा, आंसर में नहीं क्या लिखना हम लोग को, अभिक्रिया लिखना है मेरे प्यारे। नहीं विद्यार्थियों अभिक्रिया लिखना है। अब अभिक्रिया क्या होगा इसका हम लोग को लिखेंगे, सिल्वर नहीं नाइट्रेट है यानी कि AgNO3 नहीं के विलयन के रूप में यानी एक्वस हो जाएगा, प्लस कॉपर यानी धातु से क्या किया जाता है, विस्थापित। कॉपर धातु इसको क्या करेगा, विस्थापित और बना लेगा CuNO3 के हॉल 2 प्लस सिल्वर क्या हो जाएगा, धातु के रूप में अलग हो जाएगा। समझ गए विद्यार्थियों? यस सर। इसको संतुलित कर दीजिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई, 2, क्योंकि नाइट्रेट इधर 2 हो गए तो इधर एक ही थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो गया आपका 2। तो यही आपका हो गया विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए? नहीं सिंपल। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से हमको सिल्वर प्राप्त करना है तो उसके लिए कॉपर का उपयोग किया गया और कॉपर गया इसके अंदर। अभी कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर को क्या कर दिया, हटा दिया और अपना ही नाइट्रेट के साथ क्या हो गया, जुड़ के एक नया यौगिक बना लिया और सिल्वर क्या हो गया अलग। ये हम लोग को धातु के रूप में क्या हो गया आपका प्राप्त हो जाता है। किसके रूप में, धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है विद्यार्थियों। समझ गए? नहीं ये चीज आपका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे भी। 15 नंबर क्वेश्चन, अक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते, उदाहरण देकर समझाइए। अरे बाबा इसका हमने आंसर लिखवा दिया है। अभी भी हमने जो लिखा द्विविस्थापन अभिक्रिया वही तो आपका है अक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अक्षेप का निर्माण हो उसे क्या बोलेंगे, अक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे प्यारे लाडलो कितने अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं, नहीं बहुत जल्दी समझ आते हैं। चलिए आगे विद्यार्थी इसका हम लोग डिफिनेशन लिखवा दें या लिख लीजिएगा आप लोग, बताइए लिख लीजिएगा, लिख लेंगे, लिखवा दें। चलिए तो नहीं सर लिखवा दीजिए, बच्चे बहुत मेहनत करने में कतराते हैं। नहीं आइए तो लिख देते हैं आपके लिए हम। चलिए तो हम लोग लिखेंगे अक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल बताए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अक्षेप का निर्माण हो अक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। नहीं तो यहाँ लिख दीजिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें अक्षेप का निर्माण हो, अक्षेप का निर्माण हो। किसका निर्माण हो विद्यार्थियों, अक्षेप का निर्माण हो। नहीं अक्षेप का निर्माण हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं निर्माण हो उसे अक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, अक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ गए विद्यार्थियों, कहते हैं नहीं ये चीज। अब इसका क्या देना उदाहरण,
एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे, प्यारा सा एग्जाम्पल जो अभी तुरंत हम लोग लिखे। आप चाहें तो ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना, पीछे जो हम लोग दिए थे अभी ये वाला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, समझ गए नहीं? या फिर आप अपना से जो मन है वो आप अलग भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं विद्यार्थियों, समझ गए नहीं ये चीज़। चलिए तो आगे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या एग्जाम्पल दे दें हम लोग? एग्जाम्पल दे देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल AgCl यानी AgCl या AgNO3 नहीं, अब ये आपका एक्वस फॉर्म में, अब इसको हम लोग क्रिया कराएंगे, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए या बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, नहीं इस तरह से हम लोग और उसको क्या करा सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं। तो हम लोग वही एग्जाम्पल लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में प्लस यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3 के विलयन बनेगा और AgCl आपका किसके रूप में, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा विद्यार्थियों, किसके अंदर, विलयन के अंदर। ये आपका अवक्षेप, यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है ना, इसका मतलब है कौन सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है विद्यार्थियों, समझ गए? यस। चलिए आगे चलते हम लोग। आज हम लोग पूरे अध्याय के क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? फिर कल से हम लोग अध्याय 2 शुरू करते हैं, समझ गए ना विद्यार्थियों? चलिए तो आइए हम लोग फटाफट ख़त्म करते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर ऑक्सीजन के योग के या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण देना है और इसका व्याख्या करना है कि इसके योग के आधार पर ऑक्सीजन में योग और कमी, मतलब वृद्धि और कमी के आधार पर, योग और ह्रास के आधार पर। तो आइए हम लोग यहाँ पर फटाफट लिखते हैं और इसका भी ऐसे हमने आपको बता दिया है, नहीं ए का डेफिनेशन लेक्चर में लिखवाया पीछे हमने। चलिए तो लिख देते हैं फिर से हम लोग। ए के लिए क्या है विद्यार्थियों आपका, उपचयन। कौन सा है आपका, उपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, नहीं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ही बात है, अभिक्रिया नहीं ये चीज। तो अगर आपको कहीं दिया हुआ रहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो सेम डिफिनेशन लिखना है, ठीक है ये चीज। चलिए तो अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं फटाफट हम लोग, नहीं आइए तो डिफिनेशन देखते हैं इसका। उपचयन अभिक्रिया नहीं, वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया या वैसे रासायनिक अभिक्रिया। चलिए उतना बड़ा क्या लिखना, डायरेक्ट लिखिए, वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, ऑक्सीजन का योग हो, वैसे नहीं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक, वैसे अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि यानी ऑक्सीजन का योग हो, नहीं ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं सर उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, नहीं। चलिए क्लियर हो गया है वो, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए नहीं? यस सर, नहीं ये चीज़। अब इसका हम लोग क्या करना है, 2 उदाहरण लिखना है बच्चे, नहीं आइए 2 उदाहरण लिखते हैं इसका हम लोग, इसका 2 उदाहरण लिखते हैं, नहीं चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए इसके बाद अब इसका उदाहरण बताना हम लोग को, नहीं कह रहा है यहाँ पर प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं हम लोग। पहला उदाहरण क्या लेंगे विद्यार्थियों हम लोग, कि यहाँ पर कार्बन को क्या किया जाए, कार्बन को क्रिया कराएंगे, किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या बनाता है, कार्बन डाई
अब बताइए, इधर कार्बन था लेकिन इधर कार्बन जुट गया ना, मतलब कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन का योग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर आप ऑक्सीजन की क्या हो, योग हो, ये भी लिख सकते हैं, आप वृद्धि हो, एक ही बात है। यहाँ पर आप योग या क्या लिख सकते हैं, वृद्धि, एक ही बात है विद्यार्थियों, समझ गए नहीं, यानी योग भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, एक उदाहरण। दूसरा का उदाहरण क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा का उदाहरण इसका लिखते हैं विद्यार्थियों हम लोग, यहाँ पर जैसे जिंक यानी Zn, जिंक सॉलिड को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, ये बनाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में। ये भी आपका ऑक्सीजन इसके साथ भी जुट रहा है ना, जिंक के साथ भी जुट रहा है, इसलिए विद्यार्थी इसका भी क्या होगा, उपचयन, ये भी उपचयन अभिक्रिया है, समझ गए। यस सर। आइए अब हम लोग लिखते हैं अगला, कौन सा, बी का आंसर। बी में कौन सा है विद्यार्थियों, बी आपका है अपचयन अभिक्रिया, इसको अवकरण बोलते हैं। नहीं, बी का आंसर लिखते हैं हम लोग, आंसर नहीं, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, अपचयन, अपचयन, अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अवकरण अभिक्रिया। अब अवकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं, अवकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखते हैं, क्या डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, चलिए आइए लिखते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा से आपको दिख पाए। नहीं, चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, रेड ले लेते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया या केवल अभिक्रिया लिखिए, लंबा हो जाएगा। नहीं, चलिए तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं हम लोग क्या, वैसे अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभिक्रिया जिसमें, नहीं, क्या विद्यार्थियों, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन का क्या हो विद्यार्थियों, ह्रास हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे अपचयन, क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, जहाँ ऑक्सीजन का योग होगा उपचयन, जहाँ कमी होगा ह्रास होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, वो आपका हो जाएगा क्या अपचयन या अवकरण बोल सकते हैं, समझ गए नहीं। यस सर। नहीं, आइए यहाँ पर इसका भी एक उदाहरण लिखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल भी लिखना हम लोग को दो, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, नहीं, जैसे ले लेते हैं हम लोग ZnO, नहीं, सॉलिड स्टेट में प्लस हाइड्रोजन, या हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बच्चे बिना बुझा हुआ चूना। नहीं, अब इसको हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन कैल्शियम को यानी कॉपर ऑक्साइड लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर या कॉपर ऑक्साइड भी आप ले सकते हैं, नहीं, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्या करे, कॉपर से ऑक्सीजन को हटा देगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका कॉपर धातु, और क्या बनेगा विद्यार्थियों, यहाँ से H2O यानी जल बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, परंतु कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो हुआ कौन सा आपका उपचयन, कौन सा अभिक्रिया, उपचयन, और ये वाला कौन सा हो गया विद्यार्थियों, अपचयन, कौन सा हो गया,
अपचयन हो गया। तो ये अपचयन का उदाहरण हो गया, समझ गए। क्योंकि जहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। और जहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, समझिएगा उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। समझ गए नहीं ये चीज़। तो ये हम लोग एक उदाहरण लिए। अब इसी तरह से और आप उदाहरण लिख सकते हैं। नहीं, एक और उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें 2 लिख दिए, इसमें एक उदाहरण आप खुद से लिख लीजिएगा। समझ गए नहीं, बुक में यहाँ पर जगह नहीं तो हमने लिख देता है। समझ गए, यस सर। चलिए आगे चलते हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को कौन से रंग का है विद्यार्थियों, भूरे रंग का है। नहीं, चमकदार तत्व एक्स है, इसको वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बन जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का क्या बताना है, नाम बताना है। बहुत छोटा सा आंसर इसका है। नहीं, तो अब आपने देखा होगा कॉपर जो होता है बच्चे वो भूरे रंग का, कॉपर कौन सी रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। आपको याद होगा नहीं, चमकदार होता है, चमकता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये कॉपर यानी एक्स जो तत्व हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, कॉपर। अब इसे जब वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में कि जो धातु होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो कॉपर भी क्या है, धातु है। तो धातु यानी कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो काले रंग का आपका ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। कौन सा धात्विक ऑक्साइड, कॉपर धात्विक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा विद्यार्थियों। समझ गए नहीं, यस सर। ताकि हम लोग इसका डेफिनेशन आंसर लिखते हैं हम लोग। नहीं, अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है विद्यार्थियों। अब एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, नहीं कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉपर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आंसर में। नहीं, क्या लिखेंगे कि एक भूरे रंग, कौन से रंग, इसको हम लोग रेड से लिखते हैं। नहीं, अच्छा दिखेगा आपको, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए, तो कह रहा है एक कौन से रंग विद्यार्थियों, भूरे रंग, भूरे रंग भूरे रंग का चमकदार, चमकदार नहीं तत्व एक्स कौन होगा विद्यार्थियों, कॉपर है। कौन है, कॉपर है। नहीं, एक्स तत्व कौन सा है विद्यार्थियों, कॉपर है। जब कॉपर को नहीं क्या किया जाएगा, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, गर्म नहीं यानी जलाया जाएगा। गर्म करने पर काले रंग का जो आपका यौगिक बनेगा, काले रंग का कॉपर CuO नहीं, कॉपर ऑक्साइड नहीं यानी कॉपर ऑक्साइड यौगिक, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनता है, नहीं बनता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा विद्यार्थियों कि अगर एक तत्व कॉपर है और काले रंग का यौगिक कौन सा है आपका, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं अलग आप कि चमकदार तत्व नहीं, कौन से विद्यार्थियों, चमकदार जो आपका तत्व होगा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग चमकदार नहीं, भूरे रंग का क्या, चमकदार तत्व नहीं, भूरे रंग के चमकदार तत्व, भूरे रंग के चमकदार जो तत्व नहीं, तत्व एक्स वो कौन सा होगा विद्यार्थियों आपका, कॉपर यानी कि Cu कॉपर होगा। समझ गए नहीं, यस सर। इसके बाद क्या कर रहा है कि इन जो काले रंग का यौगिक बन रहा है जलाने के बाद वो आपका कौन सा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। लिखेंगे काले रंग के यौगिक, काले रंग के यौगिक
तो यौगिक कौन सा हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा सर, कॉपर ऑक्साइड। नहीं, कौन हो जाएगा आपका? कॉपर ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं CuO। समझ गए? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो जानते हैं कि लोहा को नहीं, लोहा के बने कोई भी वस्तु को जब वायु या आर्द्र के संपर्क में छोड़ देने पर, खुले छोड़ देने पर वह क्या हो जाता है? अभिक्रिया करके यानी संक्षारित हो जाता है, जिससे लोहा में यानी वस्तु में क्या लग जाता है? जंग। तो जंग से बचने के लिए, संक्षारित होने से बचने के लिए क्या किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। समझ गए? नहीं, आपके घर में लोहा के में आपका बहुत सारे वस्तु होंगे नहीं, तो सभी वस्तुओं को संक्षारित होने से मतलब जंग से बचने के लिए क्या करते हैं? उस पर पेंट चढ़ाते हैं या विद्युत लेपन करते हैं। नहीं, एक चीज़ है बच्चे, तो यहाँ पर पेंट करने का मतलब आप समझ गए क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है ना, ये चीज। आंसर लिखेंगे इसका विद्यार्थियों हम लोग। नहीं, क्या इसका आंसर हो जाएगा? आइए हम लोग देखते हैं। अभी आपको बताया हमने आंसर। नहीं, क्या आंसर होगा सर? तो लिखेंगे लोहे की वस्तुओं को हम क्या करते हैं? वायु या आर्द्र, नहीं आर्द्रता के संपर्क में छोड़ देने पर क्या हो जाता है? छोड़ देने पर यह वस्तु या लोहे की वस्तु, छोड़ देने पर लोहे की वस्तु क्या हो जाती है? संक्षारित। क्या हो जाती है विद्यार्थियों? संक्षारित। क्या हो जाता है? संक्षारित। नहीं, छोड़ देने पर संक्षारित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। नहीं, संक्षारित हो जाता है अर्थात लोहे में जंग लग जाता है, अर्थात लोहा में क्या लग जाता है? लोहे की वस्तु में क्या लग जाता है बच्चे? जंग। नहीं, लगना, अर्थात लोहे की वस्तु में जंग लगना। ये किसका उदाहरण है आपका? ए संक्षारण का। समझ गए? नहीं, ये चीज तो समझ गए। या जंग लगना, नहीं, या जंग लग जाता है, संक्षारित हो जाता है, इसलिए। नहीं, इसलिए लोहे की वस्तु को क्या करते हम लोग? लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं? वस्तुओं को हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थियों? पेंट करते हैं। समझ गए? नहीं, यही आपका आंसर था 18 नंबर का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे आपका फिर तेल एवं वाष्पित खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि आप बताइए आंसर, हम नहीं बताएंगे अभी। नहीं, चलिए विद्यार्थियों थके तो नहीं आप लोग? नहीं सर। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर आंसर करते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का आंसर करते हैं हम लोग विद्यार्थियों। 19 नंबर का आंसर। नहीं, ये चीज तो हम लोग लिखेंगे 19 नंबर का आंसर लिखेंगे। क्या होगा कि तेल व वाष्पयुक्त खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या हो जाते हैं? वो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। नहीं, वो विकृत हो जाते हैं, मतलब उनकी स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाता है, उनकी जो आपका संरचना है वह स्ट्रक्चर बदल जाता है।
समझ गए नहीं ये चीज़, तो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता, उस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए नाइट्रोजन से क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक आपका क्या है, कम अभिक्रियाशील गैस है, निम्न अभिक्रियाशील है, नहीं मतलब बहुत कम अभिक्रिया करता है, इसलिए नाइट्रोजन से क्या किया जाता है बच्चे, प्रभावित किया जाता है। तो आइए लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे तेल एवं वाष्पयुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक छोड़ देने पर वो क्या हो जाते हैं, उनका स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो इनसे बचने के लिए, इससे बचने के लिए नाइट्रोजन से क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, नहीं ये चीज। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन निम्न, नाइट्रोजन क्या है, निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील गैस है, जो तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों को क्या करता है, खाद्य पदार्थों को विकृत होने से, यानी कि उनकी स्वाद तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों के स्वाद, तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों को क्या होने से, विकृत होने से, क्या बचे, विकृत यानी उनका स्वाद बदलने नहीं देता है। जो तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों के स्वाद नहीं एवं गंध नहीं, जो तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक, इसमें भी ऐड कर दीजिए, नहीं तेल वासायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक इनकी गंध, इनकी क्या बचे, गंध एवं स्वाद में परिवर्तन नहीं आने देता है, मतलब लंबे समय तक उसे अच्छा बना के रखता, नहीं आने देता है। इसलिए नाइट्रोजन से, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों को इसको क्वेश्चन को रिपीट कर देना, खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित, नाइट्रोजन से क्या बचे, प्रभावित किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, समझ गए ना, प्रभावित किया जाता है। बस सिंपल कि तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दीजिए तो वह क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, न तो उनका स्वाद सही लगेगा, न तो उनका आपका गंध अच्छा लगेगा, नहीं। तो ये सबसे बचने के लिए नाइट्रोजन से क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है विद्यार्थी, समझ गए नहीं। चलिए तब आते हैं हम लोग, अब हम लोग का इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, समझ गए विद्यार्थियों। तो क्या है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। और ये दोनों टॉपिक आपको हमने अध्याय वाले लेक्चर में बता दिया है, वहाँ पर जाइए विद्यार्थियों, आपको मिल जाएगा, समझ गए नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने होमवर्क में देख, पीछे होमवर्क में दिए, एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, नहीं। और इसको आपको क्या करना, अब विकृत गंधिता का तो अभी तुरंत हम लोग डिफरेंशियल लिखे 19 वाला नंबर में, नहीं। और संक्षारण का मतलब भी हम लोग लिखे, जो लोहे के पेंट क्यों किया जाता है उसमें बताया हम लोग को, क्योंकि धातु
युक्त जो आपका पदार्थ होते हैं, धातु को जब खुले आर्द्र नमी वाले क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, संक्षारित। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। और विकृत गंधिता का मतलब क्या कि तेल एवं वाष्पयुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ देने से उनकी स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो ये आपका होमवर्क में विद्यार्थियों, ये होमवर्क में करके आएंगे आप लोग, समझ गए नहीं। और नहीं भी बनेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं हाँ सर 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग से नहीं बना, हमसे नहीं बना है, समझ गए नहीं। हमने इसको एक्सप्लेन करेगा। तो आज विद्यार्थियों हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरे अध्याय के अंतर्गत आने वाले सभी पाठनीति प्रश्न और पूरे के पूरे अभ्यास प्रश्न और पूरे टॉपिक को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। नहीं तो आप पूरे एक चैप्टर को अच्छी से कंप्लीट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, समझ गए ना विद्यार्थियों। यस सर। तो अब हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं नए चैप्टर में। नहीं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 रहेगा वो भी केमिस्ट्री का पार्ट है, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे विद्यार्थियों, समझ गए नहीं। यस सर। तो आइएगा फिर कल हम लोग यही ऊर्जा और यही एनर्जी, यही जोश के साथ, यही अंदाज में हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों, 2 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, समझ गए नहीं। यस सर। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी विद्यार्थियों के लास्ट में ये आप शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत है। इसी तरह आप सभी विद्यार्थियों प्यार और साथ देते रहिए, आप लोगों के लिए और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, समझ गए विद्यार्थियों। यस सर, समझ गए। और अपने आप को आपको ख्याल भी रखना है, अपने आप को ध्यान भी रखना है, नहीं अपने आप को स्वस्थ भी रखना है और अपने मम्मी पापा को भी स्वस्थ रखना है। जय हिंद, जय भारत।